मौसम भरोसे और खेती मानव भरोसे। पहले मौसम की मेहरबानी पर खेती हुआ करती थी। आज भी मौसम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन आज मौसम के साथ साथ मशीनों पर भी कृषि आधारित है। पहले परंपरागत खेती हुआ करती थी, जिसमें किसानों की जान को भी हानि होती थी, लेकिन आज अच्छी तकनीकी अपनाकर किसान अच्छा मुनाफा भी उठा रहे हैं। आज किसानों की श्रेणी में महिला और पुरुष किसान दोनों की ही भागीदारी है। उन्नत कृषि मेला जो कि 19 मार्च से 21 मार्च तक चल रहा है और इसमें देश भर से किसानों ने हिस्सा लिया है। तो आइए ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी डॉक्टर कुलदीप शर्मा के पास। राष्ट्रीय स्तर के कृषि मेले एवं प्रदर्शनी कृषि उन्नति मेला का आयोजन भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि विभाग और नई दिल्ली के पूसा स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI द्वारा संयुक्त रूप से 19 मार्च से लेकर 21 मार्च 2016 तक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में किया गया। कृषि उन्नत मेला के पहले दिन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर तकनीकी संगोष्ठी के आयोजन के बाद दूसरे दिन अनेक संगोष्ठियों का आयोजन किया गया। इनमें एकीकृत कृषि प्रणाली, बागवानी एवं मत्स्य पालन और सरकारी योजनाओं, कृषि विपणन एवं सरकारी योजनाओं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर आयोजित किया गया था। उत्सवों, त्योहारों और मेले के इस देश में 70% जनता ऐसी है जो कि मिट्टी से जुड़ी हुई है, यानी खेतीबाड़ी का काम करती है। ऐसी जनता के लिए भला कौन सा मेला बेहतर हो सकता है? जाहिर तौर पर कृषि और पशुपालन से जुड़ा हुआ मेला ऐसे ही जनता के लिए महत्वपूर्ण है और ऐसा ही मेला दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी आपका प्रिय संस्थान पूसा संस्थान के प्रांगण में लगा हुआ है। भारत सरकार और अन्य संस्थाओं के सहयोग से लगा हुआ ये मेला कृषि उन्नति मेला नाम से जाना जा रहा है और ये अपार भीड़ संजो रहा है। और अगर आप अभी तक यहाँ नहीं पहुँचे हैं तो ज़रूर जाइए, लेकिन जो लोग नहीं पहुँच पाए हैं वो मन मसो से नहीं, हम उनके लिए बहुत सी झलक आज देंगे। और आज के इस अंक में हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से कृषि से जुड़ी हुई तकनीकें किसान को समृद्धि ला सकती हैं, पशुपालन को नई विकास की दिशा में पहुंचा सकती हैं। तो आइए चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मेले की क्या रौनक है। नीले गगन तले होती हुई खेती निश्चित तौर पर कीट व्याधियों को एक न्योता देती है और वहीं प्राकृतिक आपदाओं को भी न्योता देती है। इसको रोकने के लिए, अधिक उपज देने के लिए शुरुआत हुई पॉली हाउस की। एक ऐसा घर जो सस्ते में बन सकता है, जो ताप को नियंत्रित करता है और अधिक उपज भी देता है। वहीं दूसरी ओर इस पर कीट व्याधियों का प्रभाव भी नहीं होता। और हाँ, बहुत सी ऐसी फसलें हैं जो कि पॉली हाउस के अंदर ही विकसित होती हैं। अब टमाटर की आम किस्में आप देख सकते हैं, ये आप देख रहे हैं इस समय टमाटर सदाबहार निश्चित तौर पर एक अच्छी किस्म है, लेकिन पूसा चेरी टमाटर जब पॉली हाउस के अंदर विकसित होता है तो निश्चित तौर पर छोटे छोटे गुच्छियों में आपको नज़र आएगा और ये एक नई तकनीकी है। इसी से जुड़ी हुई एक तकनीक और है हाइड्रोपोनिक्स तकनीक। हाइड्रोपोनिक्स तकनीक अपने आप में वो तकनीक है जो बिना मिट्टी के पौधे पनपाती है। आप चाहे चारे की बात कीजिए या धान की पौध की बात कीजिए, जो धान की पौध 21 दिन में तैयार होती है, इस तकनीक द्वारा मात्र 7 दिन में तैयार हो जाती है। ये हाइड्रोपोनिक्स तकनीक इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ताप नियंत्रित कक्ष में जारी होती है और ताप भी इतना वो नहीं है, बहुत सा ताप सीधा सौर ऊर्जा से प्राप्त होता है। सौर ऊर्जा अपने आप में एक महत्वपूर्ण तकनीक है। सौर ऊर्जा की तकनीकों की बात की जाए तो आज सौर ऊर्जा आधारित यानी सौर कोशिकाएं जब सौर पैनल में आ जुड़ती हैं तो एक तरीके से देखा जाए तो पूरा का पूरा सूरज की किरणों को सोखने का मादा रखती हैं। और जब ये सूरज की किरणें सोख ली जाती हैं और वो एक बड़ी बड़ी बैटरी में जा पहुंचती है ऊर्जा, तो यही सौर ऊर्जा आगे जा कर के आपके ऊर्जा की जितनी भी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करती है। एक बार सोचिए, खुद सोचिए, अक्षय ऊर्जा का ये वो स्रोत है जो हमारे देश में अपार है। हमारे देश की प्रकृति को सौर ऊर्जा की खास ही कृपा है। इसलिए ये बिखरी हुई सौर ऊर्जा यूं ही नहीं है। आप इस सौर ऊर्जा को सोलर सेल्स यानी सौर कोशिकाओं द्वारा एकत्रित कीजिए। एक ये नई तकनीक है। इसमें सोलर वाटर हीटर जहाँ सौर ऊर्जा से चलते हैं, वहीं सोलर पंप, जिन क्षेत्रों में पानी की तंगी है, पानी नहीं है, वहाँ पर सोलर वाटर हीटर यानी सोलर पंप अपना काम दिखा करके हर खेत तक पानी पहुँचाते हैं। ये वो तकनीक है जिसमें कि आप सोलर पंप ही नहीं बल्कि सोलर डिहाइड्रेटर यानी कि सौर सुखावक, इससे
आपने जहाँ फूड प्रोसेसिंग में आप प्रवेश करते हैं तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि आपको सुखाना होता है, तो सौर सुखावक द्वारा आप इनको सुखा सकते हैं। आपका ईंधन कुछ नहीं लग रहा है, आपका एक बार का, अक्सर कहा जाता है कि सौर ऊर्जा तकनीक बहुत महंगी है। अगर आपने एक बार पैसा लगा दिया तो फिर लंबे समय तक आपको कुछ भी पैसा नहीं लगाना होगा। और इस तरीके से चाहे घर की छत हो या फिर कोई गैराज की छत हो या फिर आपके खेतों की मचान हो या फिर कहीं भी रोड पर या फिर आपके खेतों की पगडंडी तक पर सौर ऊर्जा का छोटा सा पैनल लगाइए और सौर ऊर्जा के द्वारा बिजली संचालित कीजिए, पानी गर्म कीजिए, अपने खेती के सभी कार्य कीजिए। तो आइए चलते हैं, कुछ और तकनीकें देखते हैं, आगे चलते हैं। धान गेहूं जैसी कभी कृषि एकल पद्धति पर निर्भर रहने वाला किसान आज विविधीकरण की तरफ मुड़ चुका है और कृषि मेले में विविधीकरण की वो विधाएं दिखाई गई हैं जो किसान को सीधा मुनाफा दिलाती हैं। आखिर कृषि और बागवानी के क्षेत्र में क्या कुछ मुख्य उपलब्धियां हैं, आइए इस बात की जानकारी लेते हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि एवं बागवानी आयुक्त डॉक्टर एस के मल्होत्रा साहब से। मल्होत्रा साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से मेले में उपलब्धियों को दर्शाया गया है, आप क्या समझते हैं कि किसान इससे कितना लाभान्वित होगा और क्या कुछ उपलब्धियाँ हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा भारत देश विविधीकरण का देश है। हमारा जो संस्कृति है उसमें बहुत सी विविधता है, बिल्कुल उसी प्रकार से कृषि में भी विविधता है। और जब विविधीकरण होता है तो अपने आप में अच्छा भी लगता है और हमारे सामने जो है बहुत सारे विकल्प भी सामने रहते हैं। तो इसी तरह से भारत की कृषि भी अपने रूप में आप देखेंगे कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे अच्छे विकल्प हैं जो किसानों के लिए सामने हैं और उनको किसान अपना करके जो है निरंतर जो है लाभ कमाता रहता है। चाहे आप बात करें पल्सेस की बात करें, दाल वाली फसलों की बात करें, तिलहनी की फसलों की बात करें, खाद्यान्न फसलों की बात करें, तो कई चाहे बागवानी की बात करें, बागवानी में फलों की खेती, सब्जियों की खेती, फूलों की खेती, इसके साथ साथ जो है मशरूम, खुम्बी की खेती, मधुमक्खी पालन, ऐसे बहुत सारे विषय जो है विविधीकरण के रूप में जो है हमारे सामने उभर कर सामने आते हैं। तो ये मेला जो है अपने आप में एक अनूठा प्रयास है और उस मेले में इन सभी प्रकार का संग्रह, तकनीकी जानकारी एक जगह पर उपलब्ध है और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जिसमें कि किसान इस मेले में आकर के सभी की जानकारी, सभी चीज़ों की जानकारी जो है यहाँ पर एक ही जगह पर ले रहे हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं। और आप देखेंगे कि यहाँ पर आपने जैसे देखा होगा कि यहाँ पर जो किसान मेला है, इस किसान मेले में अलग अलग स्टॉल लगाए गए हैं और उन स्टॉल में चाहे वो स्टॉल जो है आदान से रिलेटेड है, क्योंकि कृषि से संबंधित बहुत सारे ऐसे आदान हैं जो सीधा तकनीक से जुड़े हैं। पहली बात तो मैं करूँगा हमारी अच्छी किस्मों की, क्योंकि अच्छी और उन्नतशील किस्में जो बनाई गई हैं जिसमें कि अच्छी गुणवत्ता है, अधिक उत्पादन मिलता है और कीटों एवं रोगों के लिए उसमें रोग रोधी क्षमता होती है या कुछ विशेष प्रकार के गुण भी होते हैं। तो इस प्रकार की जैसे गुणनशील वाली जो किस्में हैं उनका जो है किसानों को चुनाव करना चाहिए। किसानों को यहाँ पर उनकी जानकारी जो है अलग अलग स्टॉल में जाकर मिल रही है, विभिन्न फसलों की जानकारी जो है किसान जो है उसका लाभ उठा रहे हैं और उसके साथ साथ ना केवल उसकी जानकारी मिलती है, इस प्रकार के बीज भी यहाँ पर उपलब्ध है, जिसके लिए आप देखेंगे कि स्टॉल नंबर सी जो विशेष तौर पर बीजों के लिए ही बनाया गया था और इसके अतिरिक्त जो हाइब्रिड संकर किस्में हैं उनकी उपलब्धता जो है वो हॉल ए और बी में भी जो हमें देखने को मिली। इसके साथ साथ बहुत सारे दूसरे आदान हैं जिसमें हम चाहे ये कहेंगे कि फर्टिलाइज़र्स है और विभिन्न प्रकार के लिक्विड फर्टिलाइज़र्स हैं, बहुत सारे अभी फर्टिगेशन जैसे आने लगा है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, बूंद बूंद सिंचाई विधि जो चलने लगी है, तो उसके लिए हमें किस प्रकार के जो है पोषक तत्वों की जरूरत पड़ेगी जो कि लिक्विड के रूप में रहें, वो भी यहाँ पर उपलब्ध हैं, वहाँ यहाँ पर जो है मिल रहे हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि हमारे पास जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के भी लगभग 100 से भी अधिक जो है अनुसंधान केंद्र है। उन सब अनुसंधान केंद्रों ने यहाँ पर अपनी एक प्रकार की स्टॉल लगाया है और उसमें भी उन तकनीकों का प्रदर्शन जो है वहाँ पर जो किया जा रहा है और किसानों को जानकारी भी दी जा रही है। इसके साथ साथ जो डायरेक्टरेट है, निदेशालय हैं जो कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, उन मंत्रालयों ने भी अपनी जो सजीव जो सैंपल हैं और उनके वो ला करके जो है यहाँ किसानों को अच्छी अच्छी किस्मों के जो सैंपल हैं वो दिखाए गए हैं, जिसमें मैं बता देना चाहूँगा जिसमें चाहे वो काजू है, चाहे वो सेब है, चाहे वो जो है इसके बाद कोको है, इसके अलावा मसाले हैं और इसके अतिरिक्त बहुत सारी फल, सब्जियां, फूलों की जो अन्य विभिन्न प्रकार की किस्में हैं उनका प्रदर्शन जो है वहाँ पर उपलब्ध है। इसके साथ साथ जो एक अधिक आकर्षण का जो केंद्र था
वो नेशनल बी बोर्ड का मुझे भी देखने को मिला। उस नेशनल बी बोर्ड में अभी तक तो हम ये कहते थे कि किसान जो है मधुमक्खी पालन करे उससे जो है मधु मिलेगा। नहीं, ये तो बात एक तरफ है, ये फ़ायदा तो है ही किसान को, लेकिन जो सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य जो ये मधुमक्खियाँ करती हैं वो कार्य है कि हम वो जो है पॉलिनेशन का जो सेवाएं देती हैं, उन सेवाओं को हम लोग कभी जो है गिनती में नहीं लाते हैं। वो बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा है जिसकी वजह से हमारा जो उत्पादन है बढ़ करके कई गुना हो जाता है। अगर हम मधुमक्खियों के जो बॉक्सेस हैं वो खेतों में रख देते हैं, चाहे वो हमारी तिलहनी फसलें हैं, खाद्यान्य फसलें हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, अगर हम बॉक्स रख देते हैं तो एक सामान्य रूप जो फसल है उससे कई बार 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना तक की उपज जो फसलों पर निर्भर करती है। जैसे एप्पल है, सेब में अगर हम जो है ये बॉक्स नहीं रखेंगे तो हमारी गुणवत्ता जो उपज है वो बढ़ेगी नहीं, वो घट जाएगी। तो ये तो मैंने एक उदाहरण के तौर पर बताया। इसी प्रकार से जो ये मधुमक्खी पालन है, इसके साथ साथ जो मुझे एक विशेष तौर पे जो मैंने देखा, जो किसानों के लिए आकर्षण बिंदु था कि मधु जो मिलता है, हमें शहद मिलता है मधुमक्खियों के छत्ते के, उसके अतिरिक्त जो मधुमक्खियों में जो विष होता है उस विष को भी कैसे इकट्ठा किया जा सकता है वो भी यहाँ पर किसानों को बताया जा रहा था। इसके साथ साथ जो एक रॉयल जेली जो बनती है छत्ते से, उसके बारे में बहुत महंगी बिकती है, जिसका सोने के भाव में जो है ये इसका जो मधुमक्खी का विष और रॉयल जेली जो बिकती है उसका भी बताया जा रहा था कि कैसे किसान बना सकते हैं। और साथ साथ जो है प्रोपोलिस एक तत्व जो है मधुमक्खी से एक बनाया जाता है, उसको भी कैसे बनाया जा सकता है। तो इसी तरह से आप इसके अतिरिक्त जो हमें वहाँ विशेष जो पता लगा कि यहाँ पर इस मेले में लगभग हमारे पूरे भारतवर्ष से अलग अलग राज्यों से, अलग अलग प्रांतों से जो है यहाँ पर किसान आए थे और उन किसानों ने उन सब चीज़ों का लाभ लिया। और नॉर्थ ईस्ट जो पूर्वोत्तर क्षेत्रों की जो तकनीक है, फसलें हैं, उनको भी यहाँ पर दिखाया जा रहा था, जो कि यहाँ उत्तर भारत के लोग उनको नहीं लगाते हैं, तो उनको देखने को मिला। तो इस प्रकार के अपने आप में एक अभूतपूर्व ये मेला रहा। साथ ही यहाँ पे डॉक्टर AK सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानकारी लेते हैं कि इस कृषि मेले का क्या उद्देश्य है। डॉक्टर सिंह, आपसे ये जानना चाहेंगे, ये जो कृषि मेला जो अब चल रहा है, इसका जो अहम उद्देश्य है वो किसानों के लिए कितना लाभकारी रहेगा? देखिए, कल से मेला शुरू हुआ है और आज दूसरा दिन है। कल तो बहुत सारी संख्या में किसान आए थे, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी भी आए थे। आज भी बहुत भारी संख्या में किसान आए हुए हैं और कल भी आने की अपेक्षा है। जो मूल उद्देश्य है यह है कि जो नई तकनीकी है पूसा के पास, और जो अन्य संस्थान भी हैं, जो प्राइवेट कंपनीज भी हैं या जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं जो कृषि में कार्य कर रही हैं, वो सभी कौन सी तकनीकी है जो किसान यहाँ पर आकर के देख सकते हैं, समझ सकते हैं, वैज्ञानिकों से सीधे वार्तालाप कर सकते हैं। तो इस मेले से एक अवसर लोगों को ये मिलता है कि केवल सुनने की बात नहीं है, केवल देखने की बात नहीं है, बल्कि सुनना, देखना, बातचीत करके शंकाओं को दूर करना, और साथ में जो कृषि निवेश हैं, जैसे उन्नतशील बीज हैं, पौधे हैं, या कोई रसायन है, या कोई जैविक पदार्थ हैं, वो सब इस मेले में उपलब्ध हैं किसानों को। साथ में जो और अन्य स्कीम्स हैं भारत सरकार की, विशेषकर आपकी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, या सॉयल हेल्थ कार्ड की स्कीम है, इन सभी स्कीम्स के बारे में भी किसानों को जागरूक किया जा रहा है कि कैसे हमारे जो किसान भाई हैं, किसान बहनें हैं जो गांव में काम कर रही हैं, उसके बारे में वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उसके बारे में लाभ ले सकते हैं, और वो फ़ायदे की क्या बात है उनके लिए वो इस मेले से जान सकते हैं। तो ये आप ये कह सकते हैं कि एक संगम है जिसमें सभी जो विभाग हैं कृषि से जुड़े हुए, कृषि विभाग तो है ही है, लेकिन पशुपालन विभाग भी है, पशुपालन के संस्थान हैं। आपने देखा ही होगा कि उच्च नस्ल के पशु यहाँ पे आए हुए हैं, मुर्रा हो या साहिवाल के हों, या मछली उत्पादन की बात है, या इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम जो बात हम करते हैं बार बार छोटे किसानों के लिए, कि छोटे किसान के पास 1 एकड़ से कम ज़मीन है या 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन है, तो केवल फसल ही नहीं बल्कि मछली पालन, पशुपालन, बागवानी, कृषि वानिकी कैसे को समन्वित करके खेती कर सकता है। तो सभी पहलू उसको देखने के लिए उसके मॉडल यहाँ पर बनाए गए हैं, जो कि शायद एक जगह कहीं भी किसान भाइयों को नहीं मिलेगा। साल में एक बार होने वाले इस कृषि मेले का
बहुत से किसानों और पशुपालकों को बेसब्री से इंतजार रहता है। हमारे साथ मौजूद है संयुक्त सचिव संजय बूस रेड्डी जी, जो कि पशुपालन विभाग, साथ ही साथ मत्स्य विभाग और डेयरी विभाग के जॉइंट सेक्रेटरी हैं। आइए उनसे बात करते हैं इस बारे में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले जानना चाहेंगे पशुपालन विभाग के बारे में। इस कृषि मेले में जो भी पशुपालक आए हैं, उनको इस मेले से क्या महत्वपूर्ण बातें जो है जानने को मिलेंगी? देखिए, इस पूरे मेले का इस वर्ष जो इसका मुख्य उद्देश्य है कि कृषकों को ये बात समझाई जाए कि जो हमारी पारंपरिक कृषि है, पारंपरिक कृषि का अर्थ हम जो मानते हैं भारत में, उसमें केवल फसल गेहूं का या धान का फसल लेना ही नहीं है, साथ ही साथ कृषक पशुपालन करता है, दुग्ध जानवर रखता है या छोटे मोटे स्तर पर मत्स्यिकी का भी कार्य करता है। तो इसमें इन तीनों बातों के ऊपर में पूरी जानकारी है। कृषक भाइयों जो है हमारे और पशुपालक भाई जितने भी हैं, वे जो थीम पवेलियन है वहाँ पर जा कर के चाहे वो पशुपालन के संबंध में हो, चाहे वो डेयरी विकास के संबंध में हो, चाहे मत्स्यिकी के संबंध में जानकारी प्राप्त करना चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार सी हॉल में वहाँ पर हमारे दो बड़े संगठन जो है NDDB, राष्ट्रीय डेयरी विकास संगठन, तथा इसी प्रकार का राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास संगठन NFDB और NDDB, उनके बड़े स्टॉल्स हैं जहाँ पर उनको NDDB में डेयरी के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। इसी प्रकार NFDB में उनको पूरा मत्स्यिकी के बारे में जानकारी मिलेंगी। इसके अलावा मैं पशुपालकों को मैं अनुरोध करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि वो हॉल A और हॉल E में ज़रूर जाए। हॉल E में स्टॉल नंबर 11, 12, 13, 11 में उनको पूरी पोल्ट्री की जानकारी मिलेगी, 12 में उनको चारा प्रबंधन के बारे में जानकारी मिलेगी और हॉल 13 में ई वाले पंडाल में 13 में उनको जानवरों को बीमारी से कैसे रक्षण करना है उसकी जानकारी मिलेगी। इसी प्रकार ए में भी हमारा मत्स्यिकी का जो कोऑपरेटिव है फिशकोफेड, उसके सदस्य कैसे बनना है उसके बारे में और उसकी योजनाओं का लाभ लेने की जानकारी मिलेगी। जो मुर्गी पालन के फार्म लगाना चाहते हैं वो ई में 35, 36, 37 नंबर के हमारे स्टॉल है, जो जहां पर उनको डेयरी पोल्ट्री फार्म लगाने के संबंध में भी जानकारी मिलेगी। साथ ही आपसे ये भी जानकारी चाहते हैं कि अब जो है मछली पालन जो है वो बाकी व्यवसायों की तरह देश में एक उभरता व्यवसाय का रूप लेता नज़र आ रहा है। इसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? कितना मुनाफा जो है वो हमारे पशुपालक का मछली पालन करके कमा सकते हैं? देखिए, इस सरकार द्वारा 2014 में 2 महत्वपूर्ण योजनाएं लागू किए गए। उन योजनाओं को मिशन के रूप में लागू किया गया है। एक है राष्ट्रीय गोकुल मिशन, जो हमारी देशी नस्लों की प्रजातियां उनके विकास के संबंध में, जिससे जो हमारी श्वेत क्रांति हमने देश में अर्जित की है, उस श्वेत क्रांति को बरकरार रखने के लिए वो एक मिशन राष्ट्रीय गोकुल मिशन शुरू किया गया है, जिस पर कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है। और इसी प्रकार जो अगली क्रांति है वो नीली क्रांति है, जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे कृषि मंत्री जी ने इसके बारे में बोला है। तो नीली क्रांति के संबंध में एक ब्लू रेवोल्यूशन का एक नया मिशन शुरू हुआ है, नीली क्रांति का। इस दोनों के संबंध में बहुत कार्य हो रहा है और किसानों को जो एक्वाकल्चर, जिसको ज़्यादा इस शब्द से लोग जानते हैं, मछली पालन, खास करके यूपी, बिहार, आंध्रा, कर्नाटका, जहाँ पर समुद्र के अलावा जो देश के अंदर में तालाबों में लोग मत्स्यिकी करते हैं, मछली पालन करते हैं, उनके संबंध में ये योजना है। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें।
उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में 3 दिन का एक कृषि विज्ञान मेला चल रहा है। इस मेले का नाम है कृषि उन्नत मेला। इस मेले का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 19 तारीख को किया। इस मेले का मुख्य उद्देश्य है किसानों को नई से नई जानकारी दें और जो नई नई तकनीकियां हैं उनसे उनकी आय में कैसे वृद्धि हो, ये इस मेले का मुख्य उद्देश्य है। इस मेले में देश के विभिन्न हिस्सों से काफ़ी मात्रा में किसान आ रहे हैं। ये किसान कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुजरात से मणिपुर तक सभी प्रदेशों से यहाँ किसान आ रहे हैं और बड़ी संख्या में आ रहे हैं और यहाँ पे देख रहे हैं कि पूसा संस्थान ने कौन कौन सी नई किस्में निकाली हैं, कौन कौन से नए यंत्र विकसित किए हैं, कौन कौन से नए जीवाणु खाद बनाए हैं और किस प्रकार से वो अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। इस आय में वृद्धि करने की जब बात आती है तो मूल्य संवर्धन एक ऐसी तकनीक है जिसका सभी किसानों को ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और जब हम कृषि की बात करते हैं तो कृषि में किसानों के साथ साथ में कृषक महिलाओं का विशेष योगदान है। और ये जो कृषक महिलाएं हैं ये न केवल कृषि के कार्य करती हैं बल्कि कुछ ऐसे काम हैं जो एकमात्र कृषक महिला ही करती है। और अगर एक कृषक महिला कोई नया काम करती है तो वो काम पूरा परिवार को उसका लाभ मिलता है, लेकिन अगर एक कोई किसान करता है तो उसका लाभ पूरे परिवार को नहीं मिल पाता है। तो आइए मिलते हैं ये कृषक महिलाएं इस मेले में क्या देखने आई हैं, मेले में क्या उनको अच्छा लग रहा है और वो क्या कुछ करना चाहती हैं जिससे कि उनकी आय में वृद्धि हो सके। तो मिलते हैं इन कृषक महिलाओं से। मेरा नाम सुरेखा मंदोरा है। सुरेखा बेटे, आप क्या देखने आए यहाँ पे? मैं यहाँ पे मेले में देखने आई हूँ कि नई नई तकनीकी के बीज हैं यहाँ पे, वैरायटी के हर चीज़ के अचार हैं, पापड़ हैं, बहुत शहद हैं, बहुत सी चीज़ें हैं यहाँ पे। उन सब चीज़ों को देखने के लिए आए मेले में। उन चीज़ों को देख के आपको क्या लाभ मिलेगा? हम उन चीज़ों को देख के अपने वहाँ पे कुछ बीज ले जाएंगे, अपने वहाँ पे बो के देखेंगे अपने वहाँ पे, उससे अच्छी फसल होगी तो और आगे हम कोशिश करेंगे आगे ले जाने की। ये तो आपने जो बीजों की बात की, अभी आपने की बात है अचार की, पापड़ की, मुरब्बे की, तो ये जो चीज़ देखेंगे इनसे क्या लाभ होगा आपको? अचार पापड़ मुरब्बा जो हम देखेंगे, कोशिश करेंगे अपने अगर वहाँ पे जाके हम ट्रेनिंग लें, अपनी वहाँ पे जाके बनाएं अपने, और बना के उसको अगली बार मेले में बेचेंगे। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मैं बात करता हूँ, एक हमारी और कृषक महिला है, ये इनसे बात करते हैं ये कहाँ से आई हैं और क्यों आई हैं और यहाँ क्या अच्छा लग रहा है इनको। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुकेश देवी। मुकेश देवी जी, आप कहाँ से आए हैं और इस मेले में क्यों आए हैं? करणपुर से आए हैं, जिला अलीगढ़ से। कानपुर जिला अलीगढ़ से? हाँ जी। तो क्या इस मेले में लेके आए आपको? मेले में हमें बहुत कुछ देखने के लिए मिल रहा है और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है और हम सोच रहे हैं कि हम भी अगले साल ऐसा ही करें। आप अगले साल ऐसा ही करना चाहते हैं? हाँ जी। तो क्या इसमें नया दिखा आपने? इसमें हमें तो हर चीज़ नई दिखाई दी है जी। गांव में तो ऐसा कुछ मिलता ही नहीं देखने के लिए जो यहाँ मिल रहा है। हाँ जी। तो इससे आपका ज्ञान में वृद्धि होगी? इससे हमें बहुत लाभ होगा। बिस्किट वगैरह जो कुछ हम बनाना चाहेंगे उसकी फिर सप्लाई भी करेंगे और जैसा होगा हम करने की कोशिश करेंगे। हमें सर बहुत अच्छा लगा। मैं कुंती देवी हूँ और कल्याणपुर से आई हूँ, जिला अलीगढ़, और हमें बहुत अच्छा लगा। बिस्कुट का भी और मुरब्बे और अचार भी बहुत अच्छे लगे। अब हम इन्हें बनाएंगे। आप खुद बनाओगे? हाँ। और अगली बार मेले में लेके आओगे? हाँ, खुद बना के और कोशिश करेंगे इस मेले में हम भी आके ऐसे ही दुकान लगाएं। तो ये थी भारत की कृषक महिलाएं जो कि अलीगढ़ ज़िले से आई हैं और कितना उनके अंदर रुचि है, कितना जोश है, वो क्या कुछ करना चाहती हैं और वो भी चाहती हैं कि अपने गांव में इस मेले की तरह ही नए नए पकवान बनाएं, नई नई चीज़ें बनाएं और इन चीज़ों को अगली बार मेले में लेके वो भी खुद स्टॉल लगाएं। और दूसरे कृषक महिलाओं को भी उन्होंने आह्वान किया है कि इस मेले में जो तकनीकी प्रदर्शित की जा रही है उसका पूरा लाभ उठाएं। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा।
बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजे हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। तो आज है 21 मार्च, देर किस बात की। जाइए कृषि मेला और खेती से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां बटोर लाइए और साथ ही देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार।